नमस्कार विद्यार्थियों, आप हैं मेडल स्कॉलर चैनल पर। आज पढ़ेंगे हिंदी भाषा और गद्य विधाओं के विकास के अंतर्गत हिंदी नाटक को। हिंदी नाटक को जानेंगे भारतेंदु युगीन, प्रसाद युगीन, साथ ही जानेंगे प्रसाद उत्तरोत्तर हिंदी नाटक को। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं के लिए ये कक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ शुरू करते हैं आज का विषय हिंदी नाटक। विद्यार्थियों, हिंदी नाटक। हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं, क्योंकि इससे पूर्व जो भी रचनाएं हुई उसमें नाट्य कला के तत्वों का अभाव है। भारतेंदु जी का प्रथम नाटक विद्या सुंदर सन 1868 में प्रकाशित हुआ, जो संस्कृत के चोर पंचाशिका का हिंदी अनुवाद है। विद्यार्थियों, यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। पहला तो बनेगा कि भारतेंदु जी का प्रथम नाटक कौन सा है, वो लिखना है आपको विद्या सुंदर। और ये जो विद्या सुंदर है, इसी को आजकल का जो प्रश्न बनेगा वो इस तरह बनेगा, भारतेंदु जी का प्रथम नाटक विद्या सुंदर है संस्कृत के कौन से नाटक का हिंदी अनुवाद है, तो आपको लिखना है चोर पंचाशिका। तो ऐसे ही प्रश्न जो गूढ़ रहस्य से जुड़े हुए होते हैं, यानी सीधे सीधे प्रश्न पहले के एग्जामों में पूछा जाता था कि विद्या सुंदर जो नाटक है हिंदी का नाटक वो किसने रचा है, तो आप लिखते थे भारतेंदु जी। फिर थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ एग्जाम का, फिर पूछा जाने लगा कि हिंदी का प्रथम नाटक जो भारतेंदु जी का प्रथम नाटक कौन सा है, तो आप लिखते थे विद्या सुंदर। फिर थोड़ा घूमने लगा है। अब जो आजकल के एआई के ट्रेंड में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, अभी ऐसे प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं कि भारतेंदु जी का प्रथम नाटक विद्या सुंदर प्रकाशित हुआ, वो संस्कृत के कौन से उपन्यास का हिंदी अनुवाद है, तो आपको याद रखना है चोर पंचाशिका। तो विद्यार्थियों, इसी तरह के प्रश्नों को जानने के लिए और समझने के लिए ही आपको ये प्लेटफॉर्म मेडल स्कॉलर आपको मंच प्रदान करता है, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने हिंदी कहानी को पढ़ा, हिंदी उपन्यास को पढ़ा और हिंदी हम नाटक को भी पढ़ चुके हैं। आशा करता हूँ आपने वो तीनों वीडियो देख लिए होंगे। हिंदी नाटकों के विकास की परंपरा का अध्ययन करने हेतु निम्न कालखंडों में इसे बांटा गया है: भारतेंदु युगीन, प्रसाद युगीन और प्रसादोत्तर हिंदी नाटक। यानी हिंदी नाटक को हम जब बांटते हैं तो भारतेंदु युग से जोड़ करके देखते हैं, जबकि हिंदी उपन्यास सर उनको हमने प्रेमचंद जी के दौर से जोड़ करके विभागों में बांटा था। अब इसे तीन भागों में यानी भारतेंदु युगीन, प्रसाद युगीन और प्रसादोत्तर हिंदी नाटक के रूप में देख सकते हैं। तो हिंदी नाटक क्योंकि प्रसाद का मेन योगदान रहा है, यही कारण है कि प्रसाद को दो युगों में हम पढ़ते हैं, एक तो प्रसाद युगीन और एक प्रसादोत्तर के बाद वाले युग के रूप में। तो सबसे पहले देखते हैं भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक। भारतेंदु युग में मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के नाटकों की धूम रही। एक तो दूसरी भाषाओं के श्रेष्ठ नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया गया, तो दूसरी और मौलिक नाटकों की भी रचना की गई। विद्यार्थियों, मैं बता दूं आपको कि इस तरह के कंटेंट में जब आप पढ़ते हैं विस्तार से, तो आपका माइंडसेट डेवलप होता है। और माइंडसेट एक बार आपका डेवलप हो गया किसी रचना के प्रति, यानी हिंदी नाटक को आप अच्छी तरह से समझ गए, तो उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप आराम से हल कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ को जाने बिना ही आप रटने की कोशिश करेंगे तो हिंदी साहित्य में तो कम से कम आप सफल नहीं हो सकते। बाकी विषय की मैं नहीं कह सकता, बट हिंदी साहित्य एक रटने का विषय नहीं है, समझने का विषय है, दोहराने का विषय है। बार बार एक चीज़ को आप दोहराएंगे तो आपकी स्मरण शक्ति, स्मरण पटल पर वो अच्छी से अंकित हो जाएगा। स्वयं भारतेंदु जी ने अनुदित नाटकों की रचना की, जैसे रत्नावली, कपूर मंजरी और मुद्रा राक्षस। भारतेंदु जी के मौलिक नाटकों के विषयों में विविधता है। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती। देखिए, इस तरह के नाम जब आते हैं एग्जाम में, एग्जामिनर इन्हीं सबको चूज करता है। तो वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती में उन्होंने धर्म के नाम पर की जाने वाली पशु बलि का विरोध किया है। अब देखिए, इसमें डायरेक्ट पूछेगा आपसे वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती किसका हिंदी नाटक है, तो आपको लेना है भारतेंदु जी का। अब इसमें अगर थोड़ा सा भी घुमाना चाहेगा तो इस तरह भी घुमा सकता है कि वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती में किसका विरोध किया गया है, तो आपको देना है पशु बलि। उसमें दे देगा पशु बलि, नर बलि। तो कई विद्यार्थी होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा है, बलि बलि आ रहा है, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती भारतेंदु जी का एक हिंदी नाटक है और उसके अंतर्गत उन्होंने पशु बलि का विरोध किया है। तो भारत दुर्दशा नामक नाटक में अंग्रेजी शासन में भारत की दुर्दशा का चित्रण किया है। उनका एक दूसरा नाटक है भारत दुर्दशा, उसके अंदर अंग्रेजी शासन का वो विरोध करते हैं। अंधेर नगरी में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया गया है। इसके नाटकों में सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति हुई है। उनके नाटक जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत हैं। विद्यार्थियों, भारतेंदु काल के अन्य नाटकारों में प्रमुख हैं लाला श्रीनिवासन दास,
रामकृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट एवं राधाचरण गोस्वामी। लाला श्रीनिवासन दास के 4 नाटकों की रचना की। इसमें रणधीर प्रेम मोहिनी उत्कृष्ट कोटि की रचना है, जिसका नायक अपने शौर्य के बल पर नायिकाओं को प्राप्त करता है। विद्यार्थियों, मैं आपको याद दिला दूं कि हमने हिंदी साहित्य का इतिहास को 16 वीडियो के अंतर्गत कवर किया है और पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास सिलेबस के अकॉर्डिंग है। किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, बस हिंदी साहित्य का इतिहास एक बार आप याद कर जाएंगे। सारे कालों का विवरण, सारी शॉर्ट ट्रिक्स उसके अंदर दी हुई है। कुछ शुरू के वीडियोज हैं विद्यार्थियों, जब मेरे पास रिकॉर्डर उपलब्ध नहीं था और मुझे इतनी जल्दी थी आप तक पहुँचने की कि मैं मेरे विद्यार्थियों की किस तरह मदद करूँ, तो शुरू के 2-3 वीडियो में वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है और समय आने पर मैं उनको फिर से रिकॉर्ड कर दूंगा। लेकिन लास्ट के जो वीडियोज हैं बहुत अच्छी वॉइस में हैं और आप 2x स्पीड में उनको सुनिए और 2-3 बार अगर आप उनको सुन लेंगे तो आपको पूरी तरह याद हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, हम देख रहे थे भारतेंदु युगीन नाटक और इसके अंतर्गत राधा कृष्ण दास ने महाराणा प्रताप नामक नाटक की रचना की, जो उनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है। जो विद्यार्थी आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी यहाँ ध्यान देंगे, क्योंकि ये महाराणा प्रताप नाटक है, राजस्थान से थोड़ा जुड़ा हुआ है, तो इसकी रचना आपसे पूछी जा सकती है। तो आप याद रखना, महाराणा प्रताप नामक नाटक की जो रचना की है वो की है राधा कृष्ण दास ने और उनका सर्वश्रेष्ठ नाटक होने की वजह से ये इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। इस प्रकार भारतेंदु युग के ऐतिहासिक, पौराणिक और काल्पनिक कथाओं के विषय को उन्होंने बनाया और भारतेंदु जी इस युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। उन्होंने नाटकों के माध्यम से नई हिंदी को लोकप्रिय बनाकर पारसी रंगमंच का विरोध किया। इसके साथ ही अन्य नाटककारों के सामने एक आदर्श भी प्रस्तुत उन्होंने किया। अब भारतेंदु युग के बाद आता है प्रसाद युगीन नाटक। उस दौर में प्रसाद युगीन नाटक कैसा था, कौन कौन सी रचनाएं हुई, कौन कौन से प्रसिद्ध नाटककार हुए, आइए देखते हैं। भारतेंदु जी ने जो नाटक साहित्य की भूमिका प्रदान की उसे कालांतर में प्रसाद जी ने पल्लवित किया। प्रसाद जी के समय हिंदी रंगमंच का पूर्ण विकास नहीं हुआ था। फलस्वरूप प्रसाद युगीन सभी नाटक ऐसे हैं जो पाठ्य अधिक हैं, अभिनय कम। विद्यार्थियों देखो, असली नाटक वो है जो रंगमंच पर सफलतापूर्वक अभिनय किया जा सके और यही कारण है कि प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटकों की रचना करने वाले हिंदी के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं। भारत के अतीत गौरव के साथ राष्ट्रीयता की भावना को उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत किया। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित प्रमुख नाटक विशाख, अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी प्रमुख हैं। यहाँ देखिए, ऐतिहासिक जितने भी नाटक हैं, अगर आपसे इतिहास से जुड़े हुए नाटक आएंगे तो आप यकीन मानिए वो जयशंकर प्रसाद द्वारा ही रचे गए होंगे। ध्रुवस्वामिनी में प्रसाद जी ने नारी समस्या को प्रस्तुत किया है। इसका आपसे पूछा जा सकता है कि ध्रुवस्वामिनी किस पर आधारित है, तो उस समस्या दे देगा, उस समाज की समस्या दे देगा, नारी समस्या दे देगा, तो आपको याद रखना है नारी समस्या पर आधारित है। प्रसाद जी प्रयोगधर्मी नाटककार थे। हिंदी की ऐतिहासिक नाट्य परंपरा में प्रसाद जी के नाटक बेजोड़ हैं और इसके अलावा इस युग के प्रमुख नाटककार हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंददास, गोविंद पल्लम पंत, उपेंद्र नाथ प्रमुख हैं। हरिशंकर प्रेमी ने मध्यकालीन इतिहास के विषय वस्तु का चयन करते हुए भव्य ऐतिहासिक नाटकों की रचना की, जैसे रक्षाबंधन और प्रतिशोध। सेठ गोविंददास ने आदर्शवादी नाटकों की रचना की। विद्यार्थियों, मेरा मकसद यहाँ पर आपका नाटक के प्रति ब्रॉड एस्पेक्ट पैदा करना है, जिससे कि आप उन प्रश्नों को समझ सकें जो प्रसाद युगीन है या द्विवेदी युगीन है या प्रसादोत्तर कार्य है, भारतेंदु युगीन नाटक हैं, तो ऐसे कौन से नाटक रहे और उनके पृष्ठभूमियाँ क्या रही। जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक उन प्रश्नों को हल करने में सक्षम नहीं होंगे। सेठ गोविंददास ने आदर्शवादी नाटक की रचना की। गोविंद पल्लम पंत ने राजनीति के साथ साथ एक नाटककार के रूप में ख्याति अर्जित की। अंगूर की बेटी में उन्होंने शराब के दुर्गुणों की चर्चा की। अब यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है विद्यार्थियों, अंगूर की बेटी में शराब के दुर्गुणों की रचना की गई है। इसके रचनाकार कौन है, इसके नाटककार कौन है, तो आपको याद रखना है गोविंद वल्लभ पंत। या गोविंद वल्लभ पंत की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें शराब के दुर्गुणों की चर्चा की गई है, तो आपको याद रखना है अंगूर की बेटी। ऐसे ही अनेक नाटकों की रचना की। जयशंकर भट्ट ने मुक्तिपथ और शक विजय की रचना की। वृंदावन लाल वर्मा ने राखी की लाज, नीलकंठ और केवट नाम नाटक की रचना की। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि प्रसाद युग हिंदी नाटकों की प्रौढ़ता की ओर ले जाने वाला काल सिद्ध हुआ। यानी जब आप किसी नींव बना दिया तो मकान बनने का काम किया है प्रसाद युगीन नाटकों ने। अब आती है प्रसादोत्तर हिंदी नाटक। प्रसादोत्तर नाटक का प्रारंभ हम 1950 से मान सकते हैं।
जैसा कि हमने कालखंड में देखा था कि अगर कालखंड के हिसाब से आप देखेंगे नाटकों को, तो हिंदी नाटक में भारतेंदु युगीन का काल नामकरण जो होगा वो 1857 से 1900 के बीच में होगा। प्रसाद युगीन जो हिंदी नाटक आते हैं वो 1900 से 1950 के बीच, और प्रसादोत्तर हिंदी नाटक आते हैं 1950 से अब तक। इस काल में रचित नाटक जीवन के यथार्थ से जुड़े हुए हैं, साथ ही उनकी रंगमंचता एवं अभिनेता पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। स्वतंत्रता के बाद एक नई चेतना का विकास हुआ तथा जनमानस की जो अपेक्षाएं थी वो भी पूरी नहीं हो सकी। सर्वत्र छल कपट, स्वार्थपरता, भ्रष्टाचार और अवसरवादिता का बोलबाला हो गया। इसके फलस्वरूप समाज का ढांचा बिखरने लगा। यही कारण है कि नाटक के विषयों में भी पुरानी लीक छोड़कर नवीन मार्ग को ग्रहण किया। अब जटिल जीवन अनुभूतियों को नाटकों में प्रस्तुत किया जाने लगा। जिस तरह से उपन्यास में हुआ, जिस तरह से कहानी में हुआ, जब भी उत्तरोत्तर काल आता है तो समाज का जो आज का समाज है उसी से जुड़ा हुआ जो जीवन की अनुभूतियां हैं वो किसी भी विधा की विषय बनी। प्रसादोत्तर प्रमुख नाटककारों में विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश और लक्ष्मी नारायण लाल प्रमुख हैं। यानी इनमें से जो सबसे प्रमुख आते हैं वो आते हैं धर्मवीर भारती और मोहन राकेश। विष्णु प्रभाकर ने अपने नाटकों में आधुनिक भावबोध से उत्पन्न तनाव एवं जीवन संघर्ष को प्रस्तुत किया है, जैसे डॉक्टर, टूटते रिश्ते। जगदीश चंद्र माथुर ने हिंदी रंगमंच को एक नई दिशा प्रदान की तथा उनके अनेक नाटक कोणार्क, शारदिया, दशरथ नंदन हैं। मोहन राकेश आधुनिक काल के सशक्त नाटककार माने जाते हैं। विद्यार्थियों, अगर नाटक से प्रश्न आता है तो अधिकतर मोहन राकेश के नाटकों में से पूछा जाता है। यद्यपि उन्होंने 3 नाटकों की रचना की, तथापि वो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस और आधे अधूरे। विद्यार्थियों, जो मोहन राकेश के 3 ही नाटक हैं, इन तीनों नाटकों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। एग्जाम में अधिकतर मोहन राकेश के नाटक पूछे जाते हैं। इनमें आता है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस तथा आधे अधूरे। इनके नाटकों का शिल्प बेजोड़ है। रंगमंच की दृष्टि से उनके नाटक पूर्णतः सफल हैं। लक्ष्मी नारायण लाल एक बहुचर्चित नाटककार हैं। अंधा कुआं, दर्पण और मादा कैक्टस उनके प्रमुख नाटक हैं। मादा कैक्टस अधिकतर यूजीसी नेट में पूछा जाता है विद्यार्थियों, तो याद रखिएगा लक्ष्मी नारायण लाल का यह नाटक है मादा कैक्टस। बात आती है धर्मवीर भारती की, तो उनके द्वारा लिखा गया अंधा युग आधुनिक भावबोध को प्रस्तुत करता है, जो एक गीति नाट्य है। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बनता है। इसमें अधिकतर एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है कि अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा कृत निम्न में से है, उसमें दे देगा आपको गीति नाट्य है, भाव नाट्य है, पक्ष नाट्य है, तो आपको गीत नाट्य को इसमें सेलेक्ट करना है। यह एक सशक्त कृति है जिसमें महाभारत के पात्रों के माध्यम से आधुनिक संतरास, तनाव, कुंठा और आवेश को दर्शाया गया है। विद्यार्थियों, जो अंधा युग के नाटककार हैं धर्मवीर भारती, वो उनकी एक और महत्वपूर्ण कृति है गुनाहों का देवता और ठंडा लोहा। वो भी आप याद रखिएगा क्योंकि उसमें से भी अधिकतर पूछा जाता है। और अंधेर नगरी के पीछे उनका उद्देश्य था कि आस्था को पुनः प्राप्त करने के लिए मिथक की ओर लौटने की कोशिश थी, क्योंकि मिथक के द्वारा ही संस्कृति का नवीकरण करती है। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के संत्रास से पीड़ित पीढ़ी के अनुभव और सोच को अभिव्यक्ति देने के लिए ही नाटककार ने महाभारत के अंतिम भाग को अपने काव्य के कथानक का आधार बनाया। अंधा युग श्रेष्ठ काव्य और उत्तम नाटक दोनों हैं। इसके दोनों तत्व एक दूसरे को पोषित भी करते हैं। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि अंधा युग नाटक की जो कथा वस्तु है वो महाभारत के 18वें दिन के युद्ध से शुरू होती है और उसके परिणाम से संबंधित है। तो ये अधिकतर पूछा जाता है कि अंधा युग कौन से महाभारत के कौन से दिन से शुरू होता है, तो 18वें दिन से शुरू होता है, परिणाम तक ये चलता है। इसमें बहुत सारे जब ये आप विस्तार से पढ़ेंगे तो देखेंगे स्थापना, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंतराल, चौथा, पांचवा और समापन। समापन में प्रभु की मृत्यु हो जाती है और अंधा युग शुरू होता है, जिसमें कौरव नगरी है, पशु का उदय, अश्वस्थामा का अर्धसत्य है, पंख, पहिए, पहिया, गंधारी का सांप, विजय, ये सभी चीज़ें हम जब इसको पढ़ेंगे विस्तार से तो देखेंगे। और उसके बाद देखते हैं हिंदी नाटकों की ये विकास यात्रा अभी भी जारी है और आज का हिंदी नाटक पूर्णतः भारतीय परंपरा से जुड़ा हुआ है तथा एक सशक्त विधा के रूप में विकास के पथ पर अग्रसर है। इस तरह विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा नाटक के बारे में। हिंदी नाटक को हमने देखा था भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक, प्रसाद युगीन हिंदी नाटक और प्रसादोत्तर हिंदी नाटक, तथा इस इन बिटवीन द लाइन जो प्रश्न बन रहे थे जिनमें मेन महत्वपूर्ण था वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति,
ठीक है, किसका है और किस पर उसमें जोर दिया गया है, पशु बलि पर, वो प्रश्न हमने देखे। उसके बाद हमने देखा कि प्रसवोत्तर नाटक में कौन कौन से नाटककार आते हैं, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती और मोहन राकेश। धर्मवीर भारती का अंधा युग है, अंधा युग के बारे में हमने जाना। तो इसी तरह ध्रुव स्वामी किस पे बेस्ड है, हमने देखा नारी समस्या पर। इसी तरह से राधा कृष्ण दास का था महाराणा प्रताप वाला नाटक, उस पर हमने गौर किया था। तो इस तरह से आज हमने नाटक को समाप्त किया है। और अब आपके लिए एक संदेश। विद्यार्थियों, इस तरह आज हमने पढ़ा हिंदी नाटक को। हमारे अगले वीडियो का विषय होगा हिंदी साहित्य के गद्य विधाओं के विकास के अंतर्गत ही हिंदी आलोचना। विद्यार्थियों, यह इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो होगा। हिंदी आलोचना के साथ यह सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। आशा है आपने अब तक के सभी वीडियो को देख लिया होगा। विद्यार्थियों, जीतेगा वही जो यकीन करेगा, क्योंकि कोई सपना जादू से हकीकत नहीं बनता। इसमें पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। साथ ही सिलेक्शन तो यहीं से होगा। सब्सक्राइब और लाइक करो, आसमान को छूने का समय आ गया है। तथा मुझे विश्वास है आपने अब तक वीडियो शेयर कर दिया होगा। उस हर विद्यार्थी तक पहुंचाने में मदद करें जो किसी अभाव की वजह से महंगे कोचिंग संस्थानों में नहीं जा पाते। साथ ही वो भी हकदार हैं अच्छे कंटेंट के। मदद का एक हाथ बढ़ाने से 100 हाथ आपकी ओर बढ़ेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मिलते हैं एक नई सीरीज़ के अंतर्गत। साथ ही पढ़ेंगे इसी सीरीज़ का हिंदी आलोचना अगले वीडियो में।